अब आपके सामने पेश है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो YouTube पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया जाएगा। वहां से आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देख सकते हैं। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न सूचनाओं के आधार पर एक विवरण के माध्यम से, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उस अवशेष को मालूम कीजिए जो प्रियदर्शी की पासबुक में 31 दिसंबर 2015 को होगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का किसी भी बुक से होना चाहिए, परंतु लैंग्वेज एक जैसी ही होती है। आपको इसके तौर तरीकों को सीखना होगा और उसके हिसाब से भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह भी कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो डेट है 31/12/2015 लिखा हुआ है। अब आपकी बुक में 31/3/2021, 2020, 19 ये सब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेट यही होनी चाहिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना होगा। कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है ये। इसमें हम प्रॉफिट को तो घटाएंगे और लॉस को जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जब यहाँ पर हम इसके फॉर्मेट में चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर यहाँ पर हमने लिखा है 2000, आगे हमने 21, 20 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया। आपकी बुक में जो भी डेट हो आप यहाँ पर लिख देंगे। डेट नहीं होगा तो एज ऑन वाली लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। पार्टिकुलर्स रुपीज और रुपीज के 2 कॉलम यहाँ पर बनाए जाएंगे और एक पार्टिकुलर्स का बड़ा कॉलम होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 527 रुपये जो कि बुक में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका लिखा गया है बैलेंस। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें लॉस को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखा है ओवरड्राफ्ट का ब्याज 6 महीने का है, ये 12 रुपये। अगर ओवरड्राफ्ट का ब्याज है तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 12 रुपये हमने यहाँ पर लॉस के नाम पर लिख दिया है। और ये ऐड होगा और यहाँ पर हमने ऐड लिखा है तो इसमें ये जोड़ा जाएगा यानी जोड़ने वाले अमाउंट में लिखा जाएगा। ये जैसे कि अभी हमने 8 तक क्वेश्चन बना के आपको दे दिया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, 6 सब ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन है कैश बुक के। और कैश बुक के ओवरड्राफ्ट का रूल यही है कि जब भी व्यापारी को नुकसान होगा तो उसको हम ऐड करेंगे यानी इस बैलेंस में हमें जोड़ना होगा। अब बार बार तो जोड़ेंगे नहीं, इसलिए जितनी भी जोड़ने वाली रकम है उसको एक जगह लिख के जोड़ के यहाँ लिख के तब इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यानी ओवरड्राफ्ट का ब्याज हमारे लिए नुकसान है। हम कौन है? हम एक व्यापारी हैं। अपने आप को व्यापारी मान करके सवाल को सॉल्व कीजिए। दूसरा अमाउंट है उपरोक्त अवधि का बैंक चार्ज। बैंक चार्ज भी बैंक वालों ने डेबिट किया है तो यह भी हमारे लिए नुकसान है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेज और यह 3 रुपये का यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है निर्गमित चेक जो 1 जनवरी 2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका मतलब होता है इस चेक को व्यापारी ने काट करके दूसरे लोगों को दिया था, लेकिन जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने 115 रुपये के चेक का भुगतान नहीं प्राप्त किया, यानी इस व्यापारी का जो पैसा बैंक में जमा है वो जमा का जमा ही रह गया, निकल नहीं पाया। तो इस व्यापारी को इस वजह से फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदे वाली चीज़ों को हम घटाते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 115 रुपये हमने यहाँ पर इसको लेस में लिखा है, यानी हमारे लिए यहाँ पर ये फ़ायदे वाला काम कर रहा है तो फ़ायदे को इस रूल में घटा देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर नीचे लेस में डाल दिया गया है। इसके बाद है चेक जो बैंक में जमा की गई किंतु वसूली नहीं हुई। अगर हम चेक जमा करते हैं और बैंक में और हमें वसूल होकर हमारे खाते में पैसा ना आए तो हमें सोचिए कि हमें नुकसान हुआ कि फ़ायदा। सिंपल सी बात है, हमें पैसा ही नहीं मिला है तो हमारा तो नुकसान ही हो गया। तो नुकसान हुआ है तो यहाँ पर 217 रुपये का चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब होता है कि हमने कलेक्शन के लिए चेक भेजा वसूली के लिए परंतु वसूल नहीं हुआ, 217 रुपये का नुकसान हो गया। इसलिए हम इसको
ऐड वाली लाइन में लिख देंगे, यानी कि जहां पर ऐड करते हैं जोड़ने वाली लाइन में इसको लिखा गया है। इसका हर पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। लास्ट में है एक बिल जो कि बैंक से छूट पर नवंबर में भुनाया गया था, 31/12/2015 को अनादृत हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई बिल आपने भुनाया हो और वह अनादृत हो जाए तो पैसा आपको वापस ही करना पड़ जाएगा बैंक को, क्योंकि वह पैसा आपका बैंक वालों को मिला ही नहीं और बैंक से आपने पैसा ले लिया, तब आपको बैंक में वापस देना पड़ेगा, तो आपका नुकसान हो गया। नुकसान होने का मतलब हुआ चेक कलेक्टेड बट डिसऑनर्ड, यानी चेक वसूल हुआ लेकिन ये डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये चेक जो हमने, चेक क्या है तो ये बिल ही, लेकिन हमने यहाँ पर चेक इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये बिल का काम कर रहा है। चेक और बिल लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप यहाँ पर बिल्स लिख सकते हैं, बिल्स कलेक्टेड बट डिसऑनर्ड, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर आप बिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्स कलेक्टेड बट डिसऑनर्ड, यानी ये बिल कलेक्शन में लगाया गया लेकिन कलेक्शन होने के बाद में डिसऑनर हो गया, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया। इस प्रकार से ट्रांजैक्शन यहाँ देखेंगे तो सारे समाप्त हो गए। तो हमारे पास जो यहाँ पर नुकसान वाले हैं जिसको हमने ऐड किया है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो अब हमारे पास सिर्फ बैलेंसिंग फिगर बचती है कि हम अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 अमाउंट का जो टोटल है वो 282 है। इसको हमें क्योंकि ऐड करना है 527 में, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ 809 रुपये आ गए हैं। और अब जो फ़ायदे वाली चीज़ है यहाँ पर जो घटाने में इस्तेमाल हुआ है वो मात्र 115 रुपये है। 115 को यहाँ लिख देंगे, 809 में से 115 घटाएंगे तो 694 रुपये आ जाएगा। अगर यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चल रहा है तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में आंसर 694 रुपये आ जाएगा। पासबुक के ओवरड्राफ्ट को डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 694 रुपये इसका आंसर आ चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 देखेंगे, 10वां सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 31 दिसंबर 2015 को यहाँ पर लिखा है श्री जय कृपाल की रोकड़ बही में, यानी उनका जो रोकड़ खाता है उसका बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर बताया गया है, वो भी बैंक खाने का क्रेडिट शेष, यानी यह भी यही है, सेम टू सेम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये क्योंकि ये भी कैश बुक है रोकड़ पुस्तक के अनुसार क्रेडिट शेष, पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर ज्ञात हुआ है। तब इसको लगे हाथ सॉल्व भी करते चलते हैं, पढ़ते रहेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2019-20 जो भी आपकी किताब में होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1250 रुपये लास्ट वाली कॉलम में लिखना होगा। अब हम ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है 12,000 रुपये चेक काट कर दिए गए। इनमें से 9,150 के चेकों का भुगतान 31 दिसंबर तक किया गया, यानी हम व्यापारी हैं, हमने किसी को चेक काट के दिया, भाई जाओ हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लो, लेकिन 9,150 रुपये के चेक का पेमेंट 31 दिसंबर तक बाकायदे हो गया। लेकिन अब जो बचते हैं 2,850 रुपये जिसका भुगतान 31 दिसंबर तक नहीं हुआ, वो हमारा फायदा है। उसी 2,850 में से 170 रुपये चेक का भुगतान 5 जनवरी को हुआ। इसका मतलब है कि इसका भुगतान भी 31 दिसंबर तक नहीं हुआ, ये 2,850 में ही है। 120 रुपये का एक चेक बैंक द्वारा तिरस्कृत हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि 2,850 जिसका भुगतान बैंक से नहीं हुआ, यानी जो प्रेजेंट नहीं हुआ, उस प्रेजेंट में ये 120 रुपये वाला चेक प्रेजेंट हुआ परंतु डिसऑनर हो गया, यानी 2,730 रुपये का जो चेक है वह बैंक की खिड़की पर गया ही नहीं, यानी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो यह व्यापारी के लिए फायदा हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,730 रुपये, और जो चेक इशू हुआ लेकिन डिसऑनर हो गया वो 120 रुपये का है। इन दोनों को मिला के 2,850 रुपये का ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, क्योंकि 9,150 का लेन देन तो ऑलरेडी हो चुका है। 2,850 जो बचे थे उसमें 2,730 का तो वो हो गया जो प्रेजेंट नहीं हुआ, खिड़की पर बैंक की गया ही नहीं, और 120 रुपये का ये चेक जो गया लेकिन डिसऑनर हो गया उसको हमने अलग कर दिया।
क्योंकि व्यापारी का ये फायदा हुआ है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा निकला ही नहीं तो ये प्रॉफिट हो गया, इसलिए हमने इसको लेस में डाल दिया है। इसके बाद है 1250 रुपये का चेक संग्रह यानी कलेक्शन के लिए बैंक में जमा हुआ, लेकिन उसमें से 600 रुपये का चेक का भुगतान जो है व्यापारी को मिल गया, लेकिन 650 रुपये का भुगतान व्यापारी को नहीं मिला, वो नुकसान हो गया। इसको हमने यहाँ लिखा है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। 1250 में से 600 निकाल दिया तो 650 रुपये का जो नुकसान है उसको ही यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि हम नुकसान को यानी लॉसेज को ऐड करेंगे, इसलिए ऐड में हमने ये तमाम लॉसेज लिखा है। अगला यहाँ पर देखेंगे बैंक ने 15 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए। अगर बैंक कोई चीज़ क्रेडिट करता है तो फायदा होता है, अगर डेबिट करता है तो नुकसान होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 15 रुपये लिख दिया गया है, ये प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमने लेस में डाल दिया है। उसी जगह पर 36 रुपये विभिन्न तिथियों पर बैंक ने ब्याज के डेबिट किए हैं तो ये नुकसान हो गया, इसको हमने यहाँ लिखा बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक 36 रुपये। ये लॉस है इसलिए हमने इसको लॉस की तरह ट्रीट किया है और इसको ऐड में डाल दिया है। इसके बाद आगे बढ़ने पर 560 रुपये बीमे की किस्त का भुगतान हुआ है। यह बैंक वालों ने बीमे की किस्त का भुगतान किया तो हमारा नुकसान हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 560 रुपये हमारे अकाउंट से निकल गए। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 12 नवंबर को जय कृपाल ने 400 बचत खाते में जमा कराए थे जो बैंक द्वारा चालू खाते में जमा कर दिए। ये जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ये चालू खाते का ही बना रहे हैं, यानी करेंट अकाउंट का बना रहे हैं। सेविंग अकाउंट बचत खाता वह होता है जिसमें ब्याज मिलता है। जो आम व्यक्ति एक साधारण इंसान अपने कमाई करता है, बचत करता है, उसे बैंक खाते में बचत खाते में जमा करता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन व्यापारी वर्ग जो होता है वो करेंट अकाउंट खुलवाता है बैंक में, यानी चालू खाता, उसमें ही अपने तमाम लेन देन करता है, उसमें ब्याज नहीं मिलता है और दिन भर में कई बार लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर बचत खाते का जो पैसा है वो गलती से चालू खाते में व्यापारी के जमा हुआ, यानी व्यापारी के व्यापार खाते में, यानी जो बिजनेस कर रहा है वो जिस खाते से करेंट अकाउंट से उसमें पैसा जमा हो गया जिसका कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब हम इसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और हमारे खाते में ही पैसा जमा हो गया तो ये व्यापारी को फायदा हो गया। हुआ फायदा इनडायरेक्टली लेकिन हो गया। अमाउंट मिस क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक वालों के द्वारा ये गलती से क्रेडिट हुआ लेकिन व्यापारी के करेंट अकाउंट में पैसा जमा हो गया 400 रुपये, इसलिए इसको फायदा हो गया 400 का। तो अब हम इसको टैली करके चेक करते हैं। ये सवाल थोड़ा यूनिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन तीनों का जो टोटल है 1246 रुपये है। 1250 और 1246 जोड़ करके 2496 रुपये आ जाता है। और जो हमारे फायदे वाले जिनको हमें घटाना है इन सब का अगर टोटल करते हैं तो ये 3355 रुपये हो जाता है। तो अब ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ ये कम हो गया और नीचे वाला ये ज़्यादा हो गया। अब हमें उल्टा इसमें से इसको घटाना होगा तो 859 रुपये बैलेंस निकल कर आया, ओवरड्राफ्ट नहीं है ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर यहाँ पर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आता है, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से शुरू हुआ है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नहीं आ रहा है, यहाँ पर उल्टा होने की वजह से ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, इसको हम बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है और ये ओवरड्राफ्ट नहीं है। इसका मतलब व्यापारी का पैसा अब बैंक में इतना रुपया जमा होना है 859 रुपये। इस प्रकार से आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा पासबुक का क्रेडिट शेष 859 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अब हम 10 तक सवाल बना चुके हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करेंगे जिसमें हम 1 to 10 यानी 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू सवाल आपको समझा देंगे। वह वीडियो भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी।